हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास गबन का भाग 12 अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। तो चलिए सुनते हैं आज के भाग में क्या हुआ। प्रातःकाल रमा ने रतन के पास अपना आदमी भेजा। खत में लिखा, मुझे बड़ा खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे न करना चाहिए था। मेरा विचार यह कदापि न था कि रुपए आपको लौटा दूं। मैंने सर्राफ को ताकीद करने के लिए उससे रुपए ले लिए थे। कंगन 2-4 रोज में अवश्य मिल जाएंगे। आप रुपए भेज दें। उसी थैली में 200 रुपए मेरे भी थे, वह भी भेजिएगा। अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसमें कोई कसर नहीं रखी। जब तक आदमी लौट कर न आया वह बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा। कभी सोचता कहीं बहाना न कर दे, या घर पर मिले ही नहीं, या 2-4 दिन के बाद देने का वादा करे। सारा दारोमदार रतन के रुपए पर था। अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सर्वनाश। उसकी कल्पना से ही रमा के प्राण सूखे जा रहे थे। आखिर 9 बजे आदमी लौटा। रतन ने 200 रुपए तो दे दिए थे, मगर खत का कोई जवाब न दिया था। रमा ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा। सोचने लगा, रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया? मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती क्या? कितनी मक्कार औरत है। रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा ही है, पर दिल में यह गुबार भरा हुआ था। शेष रुपयों की चिंता में रमा को नहाने खाने की भी सुध न रही। कहार अंदर गया तो जालपा ने पूछा, तुम्हें कुछ काम धंधे की भी खबर है कि मटर गश्ती ही करते रहोगे? 10 बज रहे हैं और अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं। कहार ने त्योरियां बदल कर कहा, तो का 4 हाथ गोड़ कर लई, कामे से तो गवा रही। बाबू मेम साहेब के 3 रुपया लेबे का भेजन रहा। जालपा ने पूछा, कौन मेम साहब? कहार बोला, जॉन मोटर पर चढ़कर आवत है। जालपा ने पूछा, तो लाए रुपए? कहार बोला, लाए काहे नहीं, पृथ्वी के छोर पर तो रहत है, दौरत दौरत गोड़ पिराए लाग। जालपा ने कहा, अच्छा चटपट जाकर तरकारी लाओ। कहार तो उधर गया। रमा रुपए लिए हुए अंदर पहुंचा तो जालपा ने कहा, तुमने अपने रुपए रतन के पास से मंगवा लिए ना, अब तो मुझसे ना लोगे? रमा ने उदासीन भाव से कहा, मत दो। जालपा बोली, मैंने तो कह दिया था रुपए दे दूंगी, तुम्हें इतनी जल्दी मांगने की क्यों सूझी? समझी होगी इन्हें मेरा इतना विश्वास भी नहीं। रमा ने हताश होकर कहा, मैंने रुपए नहीं मांगे थे, केवल इतना लिख दिया था कि थैली में 200 रुपए ज्यादा हैं, उसने आप ही आप भेज दिए। जालपा ने हंसकर कहा, मेरे रुपए बड़े भाग्यवान हैं, दिखाऊं? चुन चुन कर नए रुपए रखे हैं, सब इसी साल के हैं, चमाचम। देखो तो आंखें ठंडी हो जाएं। इतने में किसी ने नीचे से आवाज दी, बाबूजी, सेठ ने रुपए के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करने अंदर आ रहे थे। सेठ के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ? कैसे रुपए? मेरे यहाँ किसी के रुपए नहीं आते। प्यादा बोला, छोटे बाबू ने कुछ माल लिया था, साल भर हो गया, अभी तक 1 पैसा नहीं दिया। सेठ जी ने कहा है, बात बिगड़ने पर रुपए दिए तो क्या दिए, आज कुछ जरूर दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रमा को पुकारा और बोले, देखो किस सेठ का आदमी आया है, उसका कुछ हिसाब बाकी है, साफ क्यों नहीं कर देते? कितना बाकी है इसका? रमा कुछ जवाब न देने पाया था कि प्यादा बोल उठा, पूरे 700 हैं बाबूजी। दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तक तक पहुंच गई। कहा, 700? क्यों जी, यह तो 700 कहता है। रमा ने टालने के इरादे से कहा, मुझे ठीक मालूम नहीं। प्यादा बोला, मालूम क्यों नहीं, पुर्जा तो मेरे पास है, तब से कुछ दिया ही नहीं, कम कहाँ से हो गए? रमा ने प्यादे को पुकार कर कहा, चलो तुम दुकान पर, मैं खुद आता हूँ। प्यादा बोला, हम बिना कुछ लिए ना जाएंगे साहब, आप यूं ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती हैं। रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था। जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का 1 पैसा न छुआ हो, जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखों रहना मंजूर हो,
उसका लड़का इतना बेशर्म और बेगैरत हो। रमा पिता की आत्मा का यह घोर अपमान न कर सकता था। वह उन पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है। कर्कश स्वर में प्यादे से बोला, तुम अभी यहीं खड़े हो, हट जाओ, नहीं धक्के देकर निकाल दिए जाओगे। प्यादा बोला, हमारे रुपए दिलवाइए, हम चले जाएं। हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है? रमा बोला, तुम ना जाओगे? जाओ, लाला से कह देना नालिश कर दे। दयानाथ ने डांट कर कहा, क्यों बेशर्मी की बातें करते हो जी? जब गिरह में रुपए ना थे तो चीज लाए ही क्यों? और जब लाए तो जैसे बने वैसे रुपए अदा करो। कह दिया नालिश कर दो। नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी, इसका भी कुछ ख्याल है? सारे शहर में उंगलियां उठेंगी। मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह? तुमको यह सूझी क्या कि एक बार की इतनी बड़ी गठरी सिर पर लाद ली? कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बात भी थी। और वह औरत कैसी है जो पति को ऐसी बेहूदगी करते देखती है और मना नहीं करती? आखिर तुमने क्या सोचकर यह कर्ज लिया? तुम्हारी ऐसी कुछ बड़ी आमदनी तो नहीं है। रमा को पिता की यह डांट बहुत ही बुरी लग रही थी। उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार ही न था। निसंकोच होकर बोला, आप नाहक इतना बिगड़ रहे हैं। आपसे रुपए मांगने जाऊं तो कहिएगा, मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। अपने मन में उसने कहा, यह तो आप ही की करनी का फल है, आप ही के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। प्यादे ने पिता और पुत्र में वाद विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी जी भुन भुनाते हुए स्नान करने चले गए। रमा ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानि की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वह डाल डाल पात पात भागता फिरता था, वह हो ही गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र भी गायब हो गई। कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते हैं। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़कर चबड़ा उठता है, पर बैठक बाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रमा अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हरने आता तो वह आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, यह शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था। कैसे क्या होगा, इससे अधिक वह इस समस्या की और व्याख्या न कर सकता था। यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था। कैसे क्या होगा, यही शब्द अगणित बगुलों की भांति चारों ओर उठते नजर आते थे। वह इस पर विचार न कर सकता था, केवल उसकी ओर आंखें बंद कर सकता था। उसका चित्त इतना खिन्न हुआ कि आंखें सजल हो गई। जालपा ने पूछा, तुमने तो कहा था अब थोड़े ही रुपए बाकी हैं। रमा ने सिर झुकाकर कहा, यह दुष्ट झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ रुपए दिए हैं। जालपा बोली, दिए होते तो कोई रुपयों का तकाजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिए ही क्यों? मैंने तो कभी जिद ना की थी। और मान लो मैं 2-4 बार कहती भी तो तुम्हें समझ बूझ कर काम करना चाहिए था। अपने साथ मुझे भी 4 बातें सुनवा दी। आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। तुम मुझसे भी पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक चर्राया था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को टांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती। अधिक से अधिक यही तो होता कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता, पर यह तकाजे तो न सहने पड़ते। कहीं नालिश कर दे तो 700 के 1000 हो जाएं। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे यह छल कर रहे हो? कोई वेश्या तो थी नहीं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता। मैं तो भले बुरे दोनों की ही साथिन हूँ। भले में तुम चाहे मेरी बात मत पूछो, बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी ही। रमा के मुख से एक शब्द ना निकला। दफ्तर का समय आ गया था। भोजन करने का अवकाश न था। रमा ने कपड़े पहने और दफ्तर चला। जागेश्वरी ने कहा, क्या बिना भोजन किए ही चले जाओगे? रमा ने इसका कोई जवाब न दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जालपा झपट कर नीचे आई और उसे पुकार कर बोली, मेरे पास जो 200 रुपए हैं उन्हें क्यों नहीं सर्राफ को दे देते? रमा ने चलते वक्त जानबूझकर जालपा से रुपए ना मांगे थे। वह जानता था जालपा मांगते ही दे देगी, लेकिन
इतनी बातें सुनने के बाद अब रुपए के लिए उसके सामने हाथ फैलाते उसे संकोच ही नहीं, भय होता था। कहीं वह फिर न उपदेश देने बैठ जाए। इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां कहीं हल्की थी। मगर जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशा बंधी, ठिठक गया और बोला, अच्छी बात है, लाओ दे दो। वह बाहर के कमरे में बैठ गया। जालपा दौड़कर ऊपर से रुपए लाई और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिए। उसने समझा था रमा रुपए पाकर फूला ना समाएगा, पर उसकी आशा पूरी ना हुई। अभी 300 रुपए की फिक्र करनी थी। वह कहाँ से आएंगे? भूखा आदमी इच्छापूर्ण भोजन चाहता है। 2-4 फुलकों से उसकी तुष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रमा ने एक तांगा लिया और उससे जॉर्ज टाउन चलने को कहा। शायद रतन से भेंट हो जाए। वह चाहे तो 300 रुपए का बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते में वह सोचता जाता था, आज बिल्कुल संकोच ना करूंगा। जरा देर में जॉर्ज टाउन आ गया। रतन का बंगला भी आया। वह बरामदे में बैठी थी। रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया। उसने भी हाथ उठाया, पर वहां उसका सारा संयम टूट गया। वह बंगले में ना जा सका। तांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो वह चला जाता। वह बरामदे में ना बैठी होती तब भी शायद वह अंदर जाता। पर उसे सामने बैठे देखकर वह संकोच में डूब गया। जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रमा ने चौंक कर कहा, चुंगी के दफ्तर। तांगे वाले ने घोड़ा फेर दिया। 11 बजते बजते रमा दफ्तर पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। छाती धड़क रही थी। बड़े बाबू ने जरूर पूछा होगा, जाते ही बुलाएंगे। दफ्तर में जरा भी रियायत नहीं करते। तांगे से उतरते ही उसने पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली। देखा कई आदमी खड़े उसकी राह देख रहे हैं। वह उधर न जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया। रमेश बाबू ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे जी? खजांची साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं। चपरासी मिला था क्या? रमा ने अटकते हुए कहा, मैं घर पर न था, जरा वकील साहब की तरफ चला गया था। एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रमेश ने पूछा, कैसी मुसीबत? घर पर तो कुशल है? रमा बोला, जी हाँ, घर पर तो कुशल हैं। कल शाम को यहाँ बहुत काम था। मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त की कुछ खबर ही ना रही। जब काम खत्म करके उठा तो खजांची साहब चले गए थे। मेरे पास आमदनी के 800 रुपए थे। सोचने लगा इसे कहाँ रखूं। मेरे कमरे में कोई संदूक है ही नहीं। यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊं। 500 रुपए नकद थे, वह तो मैंने थैली में रखे। 300 रुपए के नोट जेब में रख लिए और घर चला। चौक में 2-1 चीजें लेनी थी। उधर से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब थे। रमेश बाबू ने आंखें फाड़कर कहा, 300 के नोट गायब हो गए? रमा बोला, जी हाँ, कोट के ऊपर की जेब में थे, किसी ने निकाल लिए। रमेश बाबू बोले, और तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली? रमा बोला, क्या बताऊं बाबूजी, तब से चित्त की जो दशा हो रही है वह बयान नहीं कर सकता। तब से अब तक इसी फिक्र में दौड़ रहा हूँ, कोई बंदोबस्त ना हो सका। रमेश बोले, अपने पिता से तो तुमने कहा ही ना होगा? रमा बोला, उनका स्वभाव तो आप जानते हैं, रुपए तो ना देते, उल्टी डांट सुनाते। रमेश बोले, तो फिर क्या फिक्र करोगे? रमा बोला, आज शाम तक कोई ना कोई फिक्र करूंगा ही। रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा, तो फिर करो ना। इतनी लापरवाही तुमसे हुई कैसे? यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरी जेब से तो आज तक एक पैसा ना गिरा। आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता। सच सच बतला दो, कहीं अनाप शनाप तो नहीं खर्च कर डाले? उस दिन तुमने मुझसे रुपए क्यों मांगे थे? रमा का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं कलई तो ना खुल जाएगी। बात बनाकर बोला, क्या सरकारी रुपया खर्च कर डालूंगा? उस दिन तो आपसे रुपए इसलिए मांगे थे कि बाबूजी को एक जरूरत आ पड़ी थी। घर में रुपए ना थे। आपका खत मैंने उन्हें सुना दिया था। बहुत हंसे। दूसरा इंतजाम कर लिया। इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर्य है। रमेश बोले, तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता हो तो मैं खत लिखकर मंगवा लूं। रमा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बाबूजी, ईश्वर के लिए ऐसा ना कीजिएगा। ऐसी ही इच्छा हो तो मुझे गोली मार दीजिए।
रमेश ने एक क्षण तक कुछ सोचकर कहा, तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपए मिल जाएंगे? रमा बोला, हाँ आशा तो है। रमेश बोले, तो इस थैली के रुपए जमा कर दो। मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कहे देता हूँ, अगर कल 10 बजे रुपए ना लाए तो मेरा दोष नहीं। कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, मगर तुम अभी लड़के हो, इसलिए क्षमा करता हूँ। वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरव्वत नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं उसके साथ भी यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे सख्त। तुम्हारे साथ तो फिर भी बड़ी नरमी कर रहा हूँ। मेरे पास रुपए होते तो तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी हालत तुम जानते हो। हाँ, किसी का कर्ज नहीं रखता, ना किसी को कर्ज देता हूँ, ना किसी से लेता हूँ। कल रुपए ना आए तो बुरा होगा। मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजे से ना बचा सकेगी। मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया, वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होती। हथकड़ियां, यह शब्द तीर की भांति रमा की छाती में लगा। वह सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आई। वह धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था। आकाश पर काली घटाएं छाई थी, सूर्य का कहीं पता न था। क्या वह भी उस घटा रूपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथों में भी हथकड़ियां हैं? रमा शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपए लाने की ताकीद की। रमा मन में झुंझला उठा, आप बड़े ईमानदार की दुम बने हैं, ढोंगिया कहीं का। अगर अपनी जरूरत आ पड़े तो दूसरों के तलवे सहलाते फिरेंगे, पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे। यह सब दिखाने के दांत हैं, मरते समय इसके प्राण भी जल्दी नहीं निकलेंगे। कुछ दूर चलकर उसने सोचा, एक बार फिर रतन के पास चलूं, और ऐसा कोई ना था जिससे रुपए मिलने की आशा होती। वह जब उसके बंगले पर पहुंचा तो वह अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसके पास ही एक गुजराती जौहरी बैठा संदूक से सुंदर आभूषण निकाल निकाल कर दिखा रहा था। रमा को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, आइए बाबू साहब, देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं। देखिए हार कितना सुंदर है, इसके दाम 1200 रुपए बताते हैं। रमा ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ चीज तो अच्छी मालूम होती है। रतन बोली, दाम बहुत कहते हैं। जौहरी बोला, बाई जी, ऐसा हार अगर कोई 2000 में ला दे तो जो जुर्माना कहिए दूं। 1200 मेरी लागत बैठ गई है। रमा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ना कहिए सेठ जी, जुर्माना देना पड़ जाएगा। जौहरी बोला, बाबू साहब, हार तो 100 रुपए में भी आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर, मगर माल परखना चाहिए। मैंने खुद ही आपसे मोल तोल की बात नहीं की। मोल तोल अनाड़ियों से किया जाता है, आपसे क्या मोल तोल। हम लोग मेरे रोजगारी नहीं है बाबू साहब, आदमी का मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी ने क्या अमीराना मिजाज दिखाया है कि वाह। रतन ने हार को लुब्ध नेत्रों से देखकर कहा, कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, आपने तो जैसे कसम खा ली। जौहरी बोला, कमी का नाम ना लीजिए हुजूर, यह चीज आपकी भेंट है। रतन बोली, अच्छा एक बात बतला दीजिए, कम से कम आप इसका क्या लेंगे? जौहरी ने कुछ क्षुब्ध होकर कहा, 1200 रुपए और 12 कौड़ियां होंगी हुजूर, आपसे कसम खाकर कहता हूँ। इसी शहर में 1500 का बेचूंगा और आपसे कह जाऊंगा किसने लिया। यह कहते हुए जौहरी ने हार को रखने का केस निकाला। रतन को विश्वास हो गया यह कुछ कम ना करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोली, आप तो ऐसा समेट लेते हैं कि हार को नजर लग जाएगी। जौहरी बोला, क्या करूं हुजूर, जब ऐसे दरबार में चीज की कदर नहीं होती तो दुख होता ही है। रतन ने कमरे में जाकर रमा को बुलाया और बोली, आप समझते हैं यह कुछ और उतरेगा? रमा बोला, मेरी समझ में तो चीज 1000 से ज्यादा की नहीं है। रतन बोली, होगा, मेरे पास तो 600 रुपए हैं, आप 400 रुपए का प्रबंध कर दें तो ले लूं। यह इसी गाड़ी से काशी जा रहा है, उधार ना मानेगा। वकील साहब किसी जलसे में गए हैं, 9-10 बजे के पहले ना लौटेंगे। मैं आपको कल रुपए लौटा दूंगी।
रमा ने बड़े संकोच के साथ कहा, विश्वास मानिए, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मैं तो आपसे रुपए मांगने आया था, मुझे बड़ी सख्त जरूरत है। वह रुपए मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से ला दूंगा। मुझे विश्वास है ऐसा हार 700-800 में मिल जाएगा। रतन बोली, चलिए, मैं आपकी बातों में नहीं आती। 6 महीने में एक कंगन तो बनवा ना सके, अब हार क्या लाएंगे। मैं यहाँ कई दुकान देख चुकी हूँ, ऐसी चीज शायद ही कहीं मिले, और निकले भी तो इसके ड्योढ़े दाम देने पड़ेंगे। रमा बोला, तो इसे कल क्यों ना बुलाइए, इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ठहरेगा। रतन बोली, अच्छा कहिए, देखिए क्या कहता है। दोनों कमरे के बाहर निकले। रमा ने जौहरी से कहा, तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते। जौहरी बोला, नहीं हुजूर, कल काशी में 2-4 बड़े रईसों से मिलना है, आज के न जाने से बड़ी हानि हो जाएगी। रतन बोली, मेरे पास इस वक्त 600 रुपए हैं, आप हार दे जाइए, बाकी के रुपए काशी से लौट कर ले जाइएगा। जौहरी बोला, रुपए का तो कोई हर्ज न था, महीने 2 महीने में ले लेता, लेकिन हम परदेसी लोगों का क्या ठिकाना, आज यहाँ है कल वहाँ है, कौन जाने यहाँ फिर कब आना हो। आप इस वक्त 1000 दे दें, 200 फिर दे दीजिएगा। रमा बोला, तो सौदा ना होगा। जौहरी बोला, इसका अख्तियार आपको है, मगर इतना कहे देता हूँ कि ऐसा माल फिर ना पाइएगा। रमा बोला, रुपए होंगे तो माल बहुत मिल जाएगा। जौहरी बोला, कभी कभी दाम रहने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता। यह कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो वह एक क्षण भी न रुकेगा। रतन का रोआ रोआ कान बना हुआ था, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा हो। उसके हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग, अनुराग की सारी अधीनता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी। मानो उसके प्राण उसी हार के दानों में जा छिपे थे, मानो उसके जन्म जन्मांतरों की संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी। जौहरी को संदूक बंद करते देखकर वह जल विहीन मछली की भांति तड़पने लगी। कभी वह संदूक खोलती, कभी वह दराज खोलती, पर रुपए कहीं ना मिले। सहसा मोटर की आवाज सुनकर रतन ने फाटक की ओर देखा। वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले। रतन ने चबूतरे के नीचे उतरकर कहा, आप तो 9 बजे आने को कह गए थे। वकील साहब बोले, वहां कोरम ही पूरा ना हुआ, बैठकर क्या करता। कोई दिल से तो काम करना नहीं चाहता, सब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं। यह क्या कोई जौहरी है। जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील साहब रतन से बोले, क्यों, तुमने कोई चीज पसंद की क्या। रतन बोली, हाँ, एक हार पसंद किया है, 1200 रुपए मांगते हैं। वकील साहब बोले, बस, और कोई चीज पसंद करो, तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज नहीं है। रतन बोली, इस वक्त मैं यही हार लूंगी, आजकल सिर की चीजें कौन पहनता है। वकील साहब बोले, लेकर रख लो, पास रहेंगी तो कभी पहन भी लोगी, नहीं तो कभी दूसरों को पहने देख लिया तो कहोगी मेरे पास होता तो मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का सा प्रेम नहीं, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसके कहने भर की देर थी। उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और चीज ही क्या थी। उन्हें अपने जीवन में एक आधार की जरूरत थी, सदैह आधार की, जिसके सहारे वह इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सकें। जैसे किसी उपासक को प्रतिमा की जरूरत होती है, बिना प्रतिमा के वह किस पर फूल चढ़ाए, किसे गंगा जल से नहलाए, किसे स्वादिष्ट चीजों का भोग लगाए। इस भांति वकील साहब को भी पत्नी की जरूरत थी। रतन उनके लिए सदैह कल्पना मात्र थी, जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सूना होता जितना आंखों के बिना मुख। रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 रुपए मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपए का मूल्य उसकी आनंददायिनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह न थी।
कि इसके क्या दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं? अगर फर्क पड़ा तो तुम जानोगे। जौहरी ने हार को उलट पलट कर देखा और हिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दिया और वह सलाम करके चलता हुआ। रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विकसित था। ऐसा गर्व, ऐसा उल्लास उसके मुंह पर कभी ना दिखाई दिया था, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई हो। हार को गले में लटकाए वह अंदर चली गई। वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वह अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ का भी ना खाते थे। आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाने गई। अपनी कृतज्ञता को वह कैसे जाहिर करे। रमा कुछ देर तक बैठा वकील साहब का यूरोप गौरव गान सुनता रहा, अंत को निराश होकर चल दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।